अब हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी इनकम, प्रॉफिट और गेन्स includable in the total income of an assessee which cannot be included under any of the preceding heads of income that is chargeable under the head income from other sources. Thus this head is the residuary head of income and brings within its scope all the taxable income, profits or gains of an assessee which fall outside the scope of any other head. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी जो बाकी चारों हेड में नहीं आते इनकम, वो इस हेड में आते हैं। जैसे कि हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी जिसमें सैलरी रिलेटेड आइटम आते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेटेड जो आइटम आते हैं, जो इनकम एक्सपेंस आते हैं वो उसमें जाते हैं। कैपिटल गेंस के रिलेटेड आइटम उसमें जाते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आइटम्स उसमें टैक्सेबल, उस हेड में टैक्सेबल होते हैं। तो फिर इन सब के अलावा जो बचा कुचा इनकम होता है जो टैक्सेबल होता है वो इस हेड में आता है। जैसे कि बचा कुचा इनकम, जैसे डिविडेंड इनकम हो गया। मेरे को मालूम है डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट है, लेकिन हम इसमें लिखते हैं तो इसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं, लिख देते हैं नोट्स में कि डिविडेंड इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। ऐसे इंटरेस्ट ऑन एफडी, ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ और भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे पेंशन रिसीव, फैमिली वेलफेयर पेंशन, यानी इसके अंदर ऐसे भी पेंशन है जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस में जो पर्सनल है इनके पेंशन्स आते हैं तो यहाँ पे टैक्सेबल होते हैं, सैलरी में टैक्सेबल नहीं होते। इसके अलावा और भी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे। जैसे कि मैंने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ बता दिया। दूसरा है रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जहाँ पे उनको रेंट पे देते हैं तो उनसे जो इनकम आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अगर उसका वो मेन बिजनेस नहीं है, तो अगर उसका मेन बिजनेस है कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर रेंट करे तो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स हो जाएगा। दूसरा है डिविडेंड फ्रॉम शेयर। तीसरा है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा। जैसे कि केबीसी में जो विनिंग्स होते हैं या हॉर्स रेस पे जो विनिंग्स होते हैं या किसी भी तरह का विनिंग्स या पजल से जो हम लोग पैसे जीतते हैं वो भी इसमें टैक्सेबल होंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड लोन गिवन, अगर वो आपका मेन बिजनेस नहीं है तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। रॉयल्टी इनकम है, डायरेक्टर सिटिंग फीस, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग का मतलब अपना प्रॉपर्टी है, एक पर्सन का प्रॉपर्टी, वो रेंट पे किसी और को दिया, तो जो टेनेंट था उसने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो ये सब लेटिंग हो गया। जो सब लेटिंग से इनकम आता है उस टेनेंट को, वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। और जो ओनर को इनकम आ रहा है लेटिंग आउट से, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से बोल हो जाता है। अब इनकम ऑन इनकम टैक्स रिफंड, यानी जो इंटरेस्ट हमें मिला है इनकम टैक्स रिफंड पे, वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। हम शुरुआत करते हैं इसमें। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 56 डिविडेंड इनकम, इसे डिफाइन किया है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1। द टर्म डिविडेंड एज यूज्ड इन द एक्ट हैज अ वाइडर स्कोप एंड मीनिंग देन अंडर द जनरल लॉ। Exemption available under Section 10 subsection 34 in respect of dividend received by a shareholder from a domestic company would apply and no tax shall be paid on the amount of dividend received by resident individual। यानी यही इसका मतलब है कि डिविडेंड इनकम जो डोमेस्टिक कंपनी से हमें मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। Any income by way of aggregate dividend in excess of rupees 10 lakh shall be chargeable to tax in the case of specified assessee who is resident in India at the rate of 10%। यानी आपको 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है एक साल में, तो जो अपर है, जो 10 लाख से अबव है, उसके ऊपर 10% चार्ज होगा